फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में लघुत्तरीय प्रश्न विज्ञान शिक्षण में प्रश्न नंबर 22 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण, घर्षण के प्रकार और उसका परिभाषा पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बीजों का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। और सीटेट का भी प्लेलिस्ट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ ग्रुप में अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया है, लिंक है, वहीं से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के यहाँ से PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का इस धुआंधार सेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते समझते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। देखिए विज्ञान शिक्षण में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए तो प्रश्न पढ़ेंगे, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, अथवा जल द्वारा बीजों के प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न 2015 में पूछा है। अथवा बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होता है, यानी कि बीजों का जो बिखराव होता है, स्कैटरिंग होता है, वो किन किन माध्यम से होता है। तो चलिए बीजों के प्रकीर्णन से आज से समझते हैं। तो प्रकीर्णन की विधियाँ, प्रकीर्णन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, वायु द्वारा। तो बीजों के प्रकीर्णन हेतु हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो बीजों को उनके पैतृक पौधों से काफ़ी दूर ले जाती है। इस प्रकार के बीजों को में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो जो वायु द्वारा बीजों में प्रकीर्णन होता है, उन बीजों में बीज सूक्ष्म तथा हल्के होंगे, तभी वायु में उड़ेंगे। कुछ बीजों की वायु में तैरने या उड़ने के लिए विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करती हैं। यानी कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से वो उड़ जाती हैं या तैरती हैं वायु में। केलोट्रोपिस एवं सेमल, केलोट्रोपिस एवं सेमल में रुई जैसे बालों का गुच्छा होता है। यानी कि मान लीजिए कोई ये केलोट्रोपिस और सेमल है, तो उसमें रुई जैसे ऐसे बालों का गुच्छा होता है, तो वो उड़ जाता है। तो दूसरा बीजों का प्रकीर्णन का माध्यम क्या होता है, स्फुटन द्वारा। कुछ पौधों में फल बल के साथ फटते हैं और 1 मीटर से भी अधिक दूरी पर फेंक दिए जाते हैं, यथा यूफोरबिया, मटर, सेम आदि। फलों में परासरण दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बीजपत्र सहित दूर स्थानों तक फेंक दिए जाते हैं। कुछ पौधे फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन हेतु कुछ बाह्य कारकों जैसे वायु, जल और जंतुओं पर निर्भर है। तो ये स्फुटन द्वारा क्या हो जाएगा, ये इसमें फल क्या होते हैं, फूटते हैं और दूर तक बिखर जाता है, और परासरण बल के द्वारा, परासरण प्रेशर के उत्पन्न होने से क्या होता है, बीजपत्र अधिक दूर तक फैल जाता है या अपने आप क्या होता है, अधिक दूर तक फेंका जाता है। तो तीसरा क्या है, पानी द्वारा। जल के भीतर या उसके निकट उगने वाले पौधों में फलों या बीजों का विकिरण जल द्वारा किया जाता है। नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर दूर तक विकिरण हेतु अनुकूलित होता है। इसकी बाह्य फल भित्ति में जल प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी मध्य भित्ति के रेशों में वायु भरी रहती है, जिससे यह हल्का हो जाता है और दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है। कमल में भी जल द्वारा विकिरण होता है या प्रकीर्णन होता है। चौथा है जंतुओं द्वारा। तो कुछ पौधों के फलों में कांटे होते हैं, जिनकी मदद से ये जीव जंतुओं या पशुओं की त्वचा में से चिपक जाते हैं और इस प्रकार बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। तो स्फुटन हो गया आपका वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, पानी द्वारा, जंतुओं द्वारा, और पांचवा क्या पढ़ते हैं, प्रकीर्णन जो बीजों का होता है पक्षियों द्वारा। तो पक्षी भी क्या करती है, बीजों के अंकुरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य करती है। कैसे, तो पक्षी जो होती है अंजीर, अंगूर, आलू बुखारा, अमरूद आदि के फल खाते हैं। बीजों का पाचन नहीं होता है और यह विष्ठा के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये बीज अंकुरित हो जाते हैं।
जहाँ पक्षियों द्वारा बीज पहुँच जाता है उसी स्थान पर पेड़ उग जाता है। छठा क्या है, मानव द्वारा। तो मानव भी फसलों, फल, वृक्षों, सजावटी वृक्षों तथा पादपों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवारों का वितरण भी मनुष्यों द्वारा अनजाने में हो जाता है। इस प्रकार हमने बीजों का प्रकीर्णन 6 टाइप से पढ़ लिया, वायु द्वारा, जल द्वारा, स्फुटन द्वारा, पक्षी द्वारा, जीव जंतु द्वारा और मानव द्वारा। शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर क्या होता है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जीरो एरर किसे कहते हैं? तो जीरो एरर के बारे में पढ़ते हैं। साधारण पैमाने द्वारा किसी रेखा की लंबाई नापने के लिए रेखा के एक सिरे पर प्रायः साधारण पैमाने की शून्य रेखा को सीध में रखा जाता है। ठीक, रेखा के दूसरे सिरे का पाठ ही रेखा की लंबाई होती है। प्रयोग करते करते पैमाने के सिरे घिसकर गोल हो जाते हैं, जिससे शून्य की रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती है। अब ऐसी स्थिति में पैमाने का शून्य से आगे वाला कोई निशान रेखा के प्रारंभ की सीध में रखा जाता है। इसे स्केल में शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। रेखा के प्रारंभिक बिंदु का पाठ ही शून्यांक त्रुटि है। रेखा के दूसरे सिरे पर पैमाने के पाठ में से यह शून्यांक त्रुटि घटाकर शुद्ध पाठ को ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखा का जो दूसरा सिरा होता है उसमें क्या करते हैं, शून्यांक त्रुटि घटाकर शुद्ध पाठ, शुद्ध रीडिंग ज्ञात कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्यांक की सीध में होना चाहिए। यानी कि जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल होता है उसका जो जीरो होता है उसको संपाती होना चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए। ऐसा होने पर कहा जाता है कि वर्नियर में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। परंतु कभी कभी दोनों पैमानों के शून्यांक चिन्ह एक सीध में नहीं होते हैं। यानी कि जो मेन स्केल का ये शून्य और वर्नियर स्केल का और ये मान लीजिए मेन स्केल है, इसका जो शून्य होता है ये कोइंसाइड नहीं करता एक दूसरे से, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, उनमें त्रुटि हो जाती है, उनमें कुछ भिन्नता होती है। इस अंतर को शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर कहा जाता है। शून्यांक त्रुटि निम्न 2 प्रकार की होती है। तो शून्यांक त्रुटि क्या होती है? 2 प्रकार की, धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होती है? यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर रहता है। यानी कि मान लीजिए ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, जो शून्य है मिलाते हैं इसको, अगर दाईं साइड है, ये इधर इधर है, ठीक, तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक कहलाती है। इसे ज्ञात करने हेतु हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पतमांक का गुणा करके शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर ली जाती है। ये आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, समझाने से ही समझ में आएगा या फिगर के माध्यम से। शुद्ध पाठ ज्ञात करने हेतु प्रेक्षित पाठ में से इस त्रुटि को घटा दिया जाता है। तो शून्यांक त्रुटि 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो निगेटिव शून्यांक त्रुटि पढ़ते हैं। यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के उसमें बाईं बता दिए हम ये पॉजिटिव वाले में। तो देखिए यहाँ पे दाईं ओर दिया है, तो दाईं ओर होना चाहिए। जो ये जीरो होता है ये क्या होना चाहिए, मान लीजिए वर्नियर स्केल है, ठीक है, तो इसका जो जीरो होगा क्या होगा, पॉजिटिव वाले में क्या होगा, जो मुख्य पैमाने वर्नियर जो दोनों जड़ों को मिलाने क्या होगा, वर्नियर पैमाना जो शून्यांक होगा उसका मुख्य पैमाना और शून्यांक के दाईं ओर रहता है। तो जो मुख्य पैमाना होगा ये क्या होगा, ये जो मुख्य पैमाना मान लीजिए ये है, यहाँ पे शून्य है यहाँ पे, तो उसके दाईं ओर होगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये लेफ़्ट है, अगर ये राइट है, तो दाईं ओर होगा, यानी कि ये जो लेफ़्ट वाला पोजीशन होगा यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के बाईं ओर रहता है, यानी कि पूरा खिसक करके इधर आ जाएगा बाईं ओर, इसे वर्नियर पैमाने के, तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है। शुद्ध पाठ ज्ञात करने के लिए शून्यांक त्रुटि हमेशा प्रेक्षित पाठ में से घटाई जाती है। अतः शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होने पर जुड़ जाती है। इसे ज्ञात करते समय इस सावधानी का ख्याल रखा जाता है कि वर्नियर पैमाने का जो खाना मुख्य स्केल के किसी खाने की ठीक सीध में पड़ता है, उसे वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या सामान्यतः 10 में से घटा देते हैं और प्राप्त संख्या को अल्पतमांक से गुणा करके ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये फार्मूला के माध्यम से मैं आप लोगों को अलग वीडियो में इसे वर्नियर पैमाने का एरर बता दूंगा। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो पर्णराभवृंत, फाइलोड, पर्णकाय स्तंभ, फाइलोक्लेड। तो पर्णराभवृंत पढ़ते हैं फाइलोड के बारे में। कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाता है और इसकी जगह पर्णवृंत पत्ती सदृश रचना में बदलाव हो जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल जो होता है, अकेसिया, पर्णराभवृंत साधारणतः उद्दरण दिशा में विकसित होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश उसकी सतह पर कम से कम पड़ सके। इससे वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। पर्णकाय स्तंभ क्या होता है? फाइलोक्लेड। तो कभी कभी तना चौड़ा एवं मांसल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है, जिसे पर्णकाय स्तंभ कहा जाता है। यानी कि जो पर्णकाय स्तंभ होता है, जो उसमें का तना होता है, स्टेम होता है, चौड़ा हो जाता है और मांसल हो जाता है, यानी कि उसमें मांस आ जाता है, मतलब मांस टाइप का हो जाता है उसमें, तो पत्तियों का कार्य करने लगता है जब मांस हो जाएगा तना में। तो उसे क्या कहेंगे? पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। पर्णकाय स्तंभ में एक से अधिक पर्ण तथा पर्ण संधियां होती हैं, यानी कि नोड तथा इंटर नोड होती हैं। जैसे नागफनी और रसकस क्या है? पर्णकाय स्तंभ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजांड के प्रकार बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये सरसों का पुष्प है, तो ऐसे जो होता है बीच में, ये इसी में बीजांड होता है। यहीं पे बीजांड ऐसे ही होता है। मान लीजिए ये पुष्प है, ठीक है, और ये बाह्य दल पुंज है और ये दल पुंज है। ये आपका वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ठीक है, ये परागकोश है, ये फिलामेंट हो जाएगा। तो बीजांड के प्रकार पढ़ते हैं। तो बीजांड के बीजांडासन पर बीजांड वृंत से विभिन्न प्रकार से जुड़े रहने के आधार पर, तो बीजांड के बीजांडासन पर बीजांड वृंत से, तो मान लीजिए ये सरसों का पुष्प है, ऐसे होता है। मान लीजिए, एक सेकेंड, रफ डायग्राम है ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो, और इसका ये तना हो गया, ये वृंत, इसको वृंत कहते हैं। तो इस पे अगर ये स्त्रीकेसर वाला है, जो ये इस पे अगर टीका है, तो इसी को बीजांडासन कहते हैं। ठीक, बीजांड द्वार तथा निभाग से बीजांडा वृत्त की परस्पर स्थिति बदलती है। इसके अनुसार बीजांड प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। तो आर्थोट्रोपस अथवा एट्रोपस, पहला क्या आ जाएगा? आर्थोट्रोपस और एट्रोपस। इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत एक ही सीध में पाए जाते हैं, जैसे पाइपरेसी व आर्टिकेसी कुल के पौधे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड इस प्रकार से उल्टे होते हैं कि बीजांड द्वार व बीजांड वृत्त आपस में समानांतर हो जाते हैं तथा बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर एक बीजपत्री व गेमोपेटली कुल के पौधों में। हेमिएनाट्रोपस, ठीक है, तो हेमिएनाट्रोपस बीजांड में बीजांड वृंत व बीजांड द्वार के मध्य 90 डिग्री का मुड़ाव पाया जाता है। इसमें बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीध में होते हैं, जैसे रेननकुलस। कंपाइलोट्रोपस,
इसमें बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड एवं निभाग एक सीध में न पड़कर भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक सामने स्टेट होते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं। एम्पीट्रोपस, तो एम्पीट्रोपस क्या होता है? बीजांड का पांचवा प्रकार देखिए। तो इसमें बीजांड इस प्रकार मुड़ा होता है कि इसका भ्रूणकोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के आकार हॉर्स शू शेप्ड का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड एलिसमेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। सिरसिनोट्रॉपस, तो छठा प्रकार है आपका बीजांड का सिरसिनोट्रॉपस। तो सिरसिनोट्रॉपस के बीजांड का बीजांड वृंत को क्या कहेंगे? फ्यूनिकल, वृद्धि करके 180 डिग्री से 360 डिग्री तक घूम जाता है। इस कारण बीजांड वृंत फ्यूनिकल बीजांड को इस प्रकार घेरता है कि यह तीसरा अध्यावरण जैसा लगने लगता है। जैसे ओपेनसिएसी कुल के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? सिरसिनोट्रॉपस होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों की दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पादपों में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जैसा कि आपको पता है प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताना है। तो पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नवीन जीव उत्पन्न होते हैं तथा जनन इकाइयां या तो बनती ही नहीं अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्न विधियां पाई जाती हैं। तो पादपों में जो अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं वो कैसी होती हैं? विधियां पढ़ते हैं। विखंडन, फीजन मतलब टूटना, विखंडन मतलब खंडित हो जाना। तो यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा दो अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। तो जीवाणुओं व प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। तो फीजन विखंडन के माध्यम से पादप में जो होता है जीवाणु और प्रोटोजोआ में क्या होता है? जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है और नया जीव उत्पन्न होता है। मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिक प्रोटोजोआ में जनन बहुखंडन विधि से होता है। यानी कि जो मलेरिया का जो परजीवी होता है वो यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोआ जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है? बहुखंडन से होता है, मल्टीफीजन होता है। तो इस प्रकार आपका विखंडन होता है एक कोशिकीय जीवों में सूत्री और सूत्री विभाजन के माध्यम से। दूसरा क्या है? बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिक रचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नवीन पादप बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। यानी कि फंगस और एल्गी में क्या होता है? बीजाणु द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कलिकोत्पादन, बडिंग फॉर्मेशन। तो इष्ट कोशिका से छोटे कलिका सदृश उभार अथवा मुकुल बनते हैं। कलिकोत्पादन में क्या होता है? बडिंग फॉर्मेशन में क्या होता है? नया मुकुल बनते हैं जो कोशिका से पृथक होकर नई इष्ट कोशिकाएं बनाती हैं। यानी कि जो इष्ट की कोशिका होती है उससे क्या होती है? छोटी कलिका निकल जाती है और इष्ट में ये मुकुल मात्र कोशिका से अलग हुए बिना मुकुल बना लेते हैं, जिससे एक की इष्ट कोशिका पर मुकुलों को कलिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। तो इस प्रकार उसमें होता है बडिंग फॉर्मेशन। खंडन, तो खंडन फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं। तो चौथा जो पादपों में लैंगिक जनन की विधि फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिक पादपों जैसे स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो जो स्पाइरोगाइरा होता है
स्पाइरोगायरा क्या होता है, बहुकोशिक होता है, यानी कि एक दो से अधिक कोशिकाएं उसके अंदर होती हैं तो उसे बहुकोशिक पादप कहते हैं। तो वो स्पाइरोगायरा होता है, उसका जो फिलामेंट होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नवीन जंतु में विकसित हो जाता है, यानी कि प्रत्येक टुकड़ा जो टूटता है वो नए जंतु में विकसित हो जाता है। इसके बाद क्या है, पादप का जो अलैंगिक जनन की जो पांचवा विधि है, कायिक जनन, को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक अथवा वर्धी जनन, यानी कि कायिक जनन को क्या कहते हैं, वर्धी जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का विकास होता है, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट से नया पौधा विकास हो जाता है। पौधों के निम्नलिखित भागों से कायिक जनन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वर्धी जनन पौधे के किस भाग से होता है, तो जड़ों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, तनों द्वारा होता है, पत्रकलिकाओं द्वारा होता है। तो इस प्रकार वर्धी जनन होता है। देखिए ये जो दो चार प्रश्न जो आते जा रहे हैं ये वनस्पति जगत के प्रश्न हैं, तो ये थोड़ा बॉटनी का क्वेश्चन है तो उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है और जो इसके की पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा बिना प्रैक्टिस और लिखने से नहीं समझ में आएगा, उसको लिखना ही पड़ेगा। तो जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ के लिखिए, पढ़िए, समझिए, और ना जो समझ आए कमेंट करके पूछिए, उसके बारे में अलग से वीडियो डाला जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का प्लेलिस्ट है, वहाँ से जुड़ जाइए। सीटेट का प्लेलिस्ट है, वहाँ से जुड़ जाइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।